सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प, नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख। पेश खिदमत है मंजरनामा। लद्दाख में घुसपैठ को लेकर हिंदुस्तान चीन के बीच कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। चीनी घुसपैठ को एक के बाद एक इससे जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं और अब खुलासा हुआ है कि जमीनी सरहद के अलावा हवाई सरहद की भी खिलाफ वर्जी चीन की तरफ से की गई है। फौजी जराये के मुताबिक 21 अप्रैल को चीन के हेलीकॉप्टर हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल हुए थे। हेलीकॉप्टर कुछ देर तक यहां रहे और उसने खाने के पैकेट, सिगरेट के पैकेट और अपनी जबान में लिखे कुछ नोट्स जमीन पर गिराए। लद्दाख में हिंदुस्तान की सरहद में चीनी फौजियों की घुसपैठ ने हिंदुस्तान की फिक्र बढ़ा दी है और वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तान को एक बड़ा झटका देते हुए चीनी फौज ने यह भी साफ कर दिया कि वो दौलत बेग ओल्डी से वापस नहीं जाएगी। चीन की हिमाकत की हद तो यह है कि अब वो इस इलाके को अपनी सरहद का एक हिस्सा बता रहा है। और वहीं एसआईटी ने जकिया जाफरी की अर्जी पर सख्त मुखालिफत की है। वाज़ेह रहे कि 2002 के गोधरा वाकये के बाद गुजरात में पेश आए फिरके वाराना फसादात मामले में वजीर आला नरेंद्र मोदी और दीगर को क्लीन चिट देने से मुतालिक एसआईटी के खिलाफ ये अर्जी दायर की गई है। और वहीं इस अर्जी पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट BJ गंतरा की अदालत में रोजाना की बुनियाद पर समाअत शुरू हुई, जिस पर एसआईटी के वकील ने जकिया की अर्जी को खारिज करने के लिए दलील दी। वकील के मुताबिक जकिया के जरिए FIR का जो मसौदा लिखवाया गया है वो फालतू कागज के पुलिंदे के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और वहीं म्यांमार में मुस्लिम अक़लियत पर जारी मजालिम के दरमियान यूरोपीय यूनियन की तरफ से म्यांमार पर आयत पाबंदियां उठाए जाने को जमीयत उलेमाए हिंद ने गैर मुनसिफाना कदम करार दिया है। दिल्ली में वाक़ई यूरोपीय यूनियन के दफ्तर को जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने एक मकतूब इरलास कर इसकी शदीद मुखालिफत की है और मुतालबा किया है कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए। इस मकतूब में उस बयान से अदम इत्तफाक का इजहार किया गया है जिसमें यह इस्तदलाल किया गया है कि तशद्दुद का ताल्लुक इक्तिसादी पाबंदियों से नहीं है, बल्कि यह कानून की बहाली सामाजी और सियासी मसाइल की वजह से वकूफ पज़ीर होता है। मौलाना मदनी के मकतूब के जरिए यूरोपीय यूनियन की तवज्जो इस जानिब भी मबजूल कराई गई है कि पाबंदी हटाने के ऐलान से उसकी गैर जानिबदारी पर जद पड़ेगी और इंसानी हुकूमत की जिम्मेदारी पर सवालिया निशान भी लग जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक से भी अपील की है कि वो म्यांमार में मुस्लिम अक़लियत के साथ मुनसिफाना सलूक और हुकूक की बहाली के लिए जरूरी इक़दाम करें। और वहीं चिट फंड घोटाले में सुदीप्तो सेन समेत 2 मुलजिमीन की आज कोलकाता कोर्ट में पेशी हुई है। देर रात अफराद ने कोलकाता एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा भी किया है। वहीं शारदा चिटफंड कंपनी से अब अपनी पार्टी के मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट के रिश्ते सामने आने के बाद मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पूरी तरह से परेशान नजर आ रही हैं। उन्होंने ठगी के शिकार लोगों को राहत देने के लिए 500 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान भी कर दिया है। ये पैसा सिगरेट पर 10% सरचार्ज लगाकर और दूसरे जराये से जुटाया जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में जब तृणमूल कांग्रेस से मुतालिक रहनुमा इस चिट फंड घोटाले की जद में आए हैं तो क्या जवाब फिलहाल ममता दीदी के पास है, क्योंकि इस मामले को लेफ्ट ने आड़े हाथ लिया है और लगातार शदीद मजम्मत की जा रही है मगरिबी बंगाल की हुकूमत की। और बता दें आपको कि सुदीप्तो सेन जो शारदा चिट फंड कंपनी का सरबराह था, उसने एक चिट्ठी लिखी थी सीबीआई को और उसमें 22 रहनुमाओं के नाम थे जिनका ताल्लुक तृणमूल कांग्रेस से है। और वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में रिश्तों को दागदार करने का एक और मामला सामने आया है। यहां एक नौजवान ने अपनी 3 साल की चचेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की और फिर बदनामी के डर से खुदकुशी की भी कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के खानदान वालों की शिकायत पर मुलजिम नौजवान को पकड़ लिया है और बच्ची की मेडिकल तफ्तीश हो रही है। चीज है, प्रयास करो, कुछ करो। यो है कहाँ का प्रयास करा है? वो यो बलात्कार का प्रयास करा होगा। अच्छा, तो आजकल ये फिर उसके बाद इन्हें जहर खा लिया? जी हाँ। आप कौन लगते हैं उनके? मैं बाबा हूँ उनका, उसका भी है इसका भी, दोनों का। तो दोनों बाबा को? जी हाँ।
तो कहाँ का राज नहीं है? ये गांव के पास ही खेत है अपना ही। अच्छा, मैं वहीं से खेले तो क्या बुला के ले गया था, कैसे ले गया था, क्या बुला के ले गया, वहाँ खेले थे। कौन कौन थे? बस एक लड़की और थी, छोटी सी, अंजू नाम है उसका। अच्छा, और एक यो लड़की थी। यो कैसा पहुंचा मासी? कौन? यो लड़का है। मतलब ये चले जाओ तो बिल्कुल घर के धोए हैं खेत में। अभी थाना खतौली रामनगर मोहल्ला है, वहाँ पे 3 साल बच्ची के साथ रेप का उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया है। और जिस पे आरोप लगाया है उसने भी पॉइजन खा लिया है। वो भी उसी खतौली जीएससी में भर्ती है और अभी बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल मुकदमा लिख गया है, मेडिकल के आधार पर और जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। मैं भी बिल्कुल मौके पर जा रहा हूँ, जैसा भी मेडिकल में आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं दिल्ली के डिप्टी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत के जेरे एहतमाम एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया। इसमें मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने उर्दू की तरक्की के ताल्लुक से इस बात की यकीन दहानी कराई कि उर्दू के फरोग के लिए गूगल का उर्दू सर्च इंजन बनाने का फैसला किया गया है और तकनीकी एजुकेशन भी उर्दू में मुहैया कराई जा रही है ताकि उर्दू को रोजगार से जोड़ा जा सके। और इसके अलावा जो बच्चों को टैबलेट दिए जाएं उनमें तमाम मज़ामीन के सबक उर्दू में भी मौजूद हों। इसके लिए कौमी काउंसिल बराए फरोग जबान उर्दू से भी ताउन किया जा रहा है। साथ ही कपिल सिब्बल ने इस बात का भी एतराफ किया कि ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जिनका फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए हुकूमत ने सीधे बेनिफिट ट्रांसफर की पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला किया है। बढ़ेंगे आगे। अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौज की वापसी का अमल शुरू होने से सदर हामिद करजई और अमेरिकी फौज के दरमियान इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 1990 की दहाई में भी अफगानिस्तान से रूसी फौज के इनखला के दौरान भी इसी तरह का सियासी माहौल पैदा हुआ था, जब रूसी फौज अपना मिशन पूरा किए बगैर ही वापस लौट गई थी। लेकिन अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि वो रूस की तरह काबुल को उसके हाल पर नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौज की वापसी का अमल शुरू होने से सदर हामिद करजई और अमेरिकी फौज के दरमियान इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है। वाज़ेह है कि 1990 की दहाई में भी अफगानिस्तान से रूसी फौज के इनखला के दौरान भी इस तरह का सियासी माहौल पैदा हुआ था, जब रूसी फौज अपना मिशन पूरा किए बगैर ही वापस लौट गई थी। लेकिन अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि वो रूस की तरह काबुल को उसके हाल पर नहीं छोड़ेगा। अमेरिकी फौज और अफगानिस्तान हुकूमत के दरमियान गैर मुल्की अफवाज की वापसी का अमल पर काम चल रहा है। वाज़ेह है कि आइंदा बरस के आखिर तक अमेरिका की जेर क़यादत गैर मुल्की अफवाज की वापसी का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। दरअसल अमेरिका के 46,000 फौजी अफगानिस्तान में तैनात हैं और आइंदा 1 साल में उनमें से 32,000 फौजियों की वापसी होनी है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई को इस बात का यकीन है कि वो अपने बलबूते पर मुल्क को संभाल लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी फौज वापस चली जाए, मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी हुब्बुल वतनी के दम पर मुल्क को सियासी इस्तेकाम दूंगा और उसे तरक्की की राह पर ले जाऊंगा। खैर है कि गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने कई इलाकों में अमेरिकी फौज के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से दोनों फरीकों में इख्तलाफ उभर कर सामने आए हैं। इन इख्तलाफात से मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम का माहौल पैदा हो रहा है। दूसरी जानिब तालिबान ने वाज़ेह तौर पर धमकी दी है कि मिस्टर करजई हुब्बुल वतनी के दावे करके उनके खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के जुर्म से बच नहीं सकते। तालिबान का कहना है कि साबिक सदर नजीबुल्लाह ने भी हुब्बुल वतनी का सहारा लिया था, लेकिन वो बच नहीं सके और अब हामिद करजई भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। वाज़ेह है कि नजीबुल्लाह 1990 में सोवियत अफवाज की वापसी के बाद अफगानिस्तान के आखिरी कम्युनिस्ट सदर की हैसियत से अपने ओहदे पर फायज हुए थे और उनके दौर इख्तिदार में रूस की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए तालिबान मजबूत होकर उभरा था और मुल्क के इख्तिदार की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और वहीं इराक में एक बार फिर इराकी सिक्योरिटी फोर्स और अक़लियतों के दरमियान कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज़राए के मुताबिक किरकुक शहर के नजदीक अहले सुन्नत के एक एहतजाजी कैंप पर इराकी सिक्योरिटी फोर्स ने हमला बोल दिया है। इसके नतीजे में 33 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 20 जख्मी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि कुछ दिनों से इराकी सुन्नी मुसलमान इराकी सदर नूरी अल मालिकी के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। सुन्नी मुसलमानों का इल्जाम है कि उनके हुकूक छीने जा रहे हैं, जबकि हुकूमत ने गैर मुल्की ताकतों पर सुन्नियों को भड़काने का इल्जाम लगाया है। इराक के सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली शहर किरकुक के नजदीक अहले सुन्नत के एक एहतजाजी कैंप पर धावा बोल दिया।
और उनकी मुजाहिरीन के साथ मुसले झड़पों में 33 अफराद हलाक और 20 यूं जख्मी हो गए। इराक के शुमाली और मगरबी सूबों में अहले सुन्नत दिसंबर से वजीर आजम नूरी अल मालिकी की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और उन्होंने किरकुक के नवाह में वाक़े कस्बे हवाईजा में एक एहतजाजी कैंप लगा रखा है, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला कर दिया। इराकी वजारत दिफा ने एक बयान में दावा किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने दिफा में मुजाहिरीन पर फायरिंग की थी और उन पर पहले मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग शुरू हुई थी, जबकि मुजाहिरीन के कायदीन का कहना है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने कैंप के खिलाफ छापामार कार्रवाई का आगाज किया तो उस वक्त मुजाहिरीन गैर मुस्लिह थे। वाज़ेह है कि इराक के अहले सुन्नत ने दिसंबर के आखिर में साबिक वजीर खजाना राफी अली साबी के मुहाफिजों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू किए थे। अब उनका एहतजाज एक मुकम्मल तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है और वो वजीर आजम नूरी अल मालिकी से सियासी कैदियों की रिहाई और इंसदाद दहशतगर्दी के मुतनाज़ा कानून के खात्मे और अहले सुन्नत के इलाकों में बुनियादी शहरी सहूलियतें मुहैया करने का मुतालबा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और वहीं शाम के मगरिबी शहर अल-कसीर में शामी बागियों और लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान तसादुम में 18 जंगजू मारे गए हैं। लंदन में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक के सरबराह रामी अब्दुल रहमान ने इत्तला दी है कि लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह शामी बागियों के खिलाफ लड़ाई की क़यादत कर रही है। वाज़ेह रहे कि हिजबुल्लाह और शामी हुकूमत के गहरे रिश्ते हैं और वहीं 2006 की लड़ाई में इजराइल के खिलाफ शामी हुकूमत ने हिजबुल्लाह की मदद भी की थी। हिजबुल्लाह का कहना है कि शाम में असद हुकूमत के गिरने से इजराइल को बड़ा फायदा पहुंचेगा। शाम के मगरबी शहर अल-कसीर में लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के 18 जंगजू शामी बागियों और साबिक फौजियों पर मुश्तमिल जैशुल हुर के साथ लड़ाई में मारे गए। लंदन में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक के सरबराह रामी अब्दुल रहमान की इतलात के मुताबिक सदर बशारुल असद की हामी लबनानी शिया तंजीम के एलिट जंगजू वस्ता सूबा हम्स के मगरबी शहर अल-कसीर में बागी जंगजुओं के खिलाफ लड़ाई की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने एक बयान में बताया, ये कोई जरूरी नहीं कि शाम में लड़ने के लिए जंगजू लबनान से आ रहे हैं, बल्कि सरहदी देहात में भी अहले तशी की आबादी वाले देहात में हिजबुल्लाह के हामी मौजूद हैं। मजीद बराए इन देहात में ज्यादातर लबनानी रह रहे हैं। शामी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इख्तितामी हफ्ता पर लबनान की सरहद के साथ वाक़े तस्वीराती अहमियत के हामिल इस इलाके के देहात का दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया था। इसके बाद जैशुल हुर के बाद जंगजुओं ने इस खदशे का इजहार किया था कि अल-कसीर पर भी शामी हुकूमत दोबारा कंट्रोल हासिल कर सकती है। ऑब्जर्वेटरी की इतलात के मुताबिक अल-कसीर के नवाह में वाक़े मुतादिद देहातों में बागियों और हिजबुल्लाह के जंगजुओं के दरमियान सोमवार से झड़पें जारी हैं और उनमें 2 बागी जंगजू भी मारे गए हैं। वाज़ेह है कि शाम का ये इलाका लबनान की सरहद के साथ वाक़े है और दमिश्क से साहिल तक शाहरा भी इसी इलाके से होकर गुजरती है। शामी सदर बशारुल असद ने इस हफ्ते लबनानी सियासतदानों के एक वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इस वक्त सरहद के नजदीक अल-कसीर के इलाके में बड़ी लड़ाई जारी है और उनकी फौज किसी भी कीमत पर यह जंग जीतने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि शुमाली सूबा उदलुब में भी हम इसी तरह की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब इस इलाके में हिजबुल्लाह के जंगजुओं की दरअंदाजी पर शामी कौमी इत्तेहाद ने भी खबरदार किया है और उसने लबनानी तंजीम पर जोर दिया है कि वो अपने जंगजुओं को फौरन शामी इलाके से निकाल ले। इत्तेहाद का कहना था कि लबनानी तंजीम के शामी तनाज़े में मुलविस होने के लबनान और पूरे खित्ते पर संगीन असरात मुरत्तब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ
और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ब्रेक के बाद हाजिर है मंजरनामा देख रहे हैं आप। लीबिया में फ्रांसीसी सिफारत खाने पर बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 गार्ड जख्मी हो गए हैं। लीबियाई हुकाम के मुताबिक बम कार में नस्ब किया गया था और उसके फटने से सिफारत खाने की बैरूनी दीवार मुनहदिम हो गई थी और इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके अलावा उसके नजदीक खड़ी 2 कारें भी तबाह हो गई। इस धमाके में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। सिफारत खाने के करीब रहने वाले अफराद का कहना है कि उन्होंने 2 बम धमाके सुने, जबकि फ्रांसीसी वजीर खारजा लॉरेंट फेब्स ने इन धमाकों को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए इनकी मजम्मत की है और जख्मी मुहाफिजों से हमदर्दी का इजहार करते हुए जिम्मेदारों को इंसाफ के कटघरे में लाने का इरादा किया है। और वाज़ेह है कि दारुल हुकूमत तराबिलस में किसी गैर मुल्की सिफारती मिशन पर गद्दाफी की हुकूमत के खात्मे के बाद ये पहला हमला है। और पाकिस्तान के 3 सूबाई दारुल हुकूमतों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8 बम धमाके हुए हैं। इनमें 11 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 62 के करीब जख्मी हो गए हैं। इन वाकयात के मद्देनजर इंतखाबी सरगर्मियों पर खौफ और बेयकीनियों के स्याह बादल छा गए हैं और इंतखाबी नारे धमाकों की गूंज में कहीं दब गए हैं। और वहीं बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका में एक 8 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें अब तक 147 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 1000 के करीब जख्मी हुए हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए राहत का काम जारी है और ताहम यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस मुनहदिम होने वाली इमारत में कपड़ा बनाने का एक कारखाना और कई दुकानें थीं। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त यहां लोगों का एक हुजूम था। इससे कबल गुज़िश्ता साल नवंबर में एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें तकरीबन 110 अफराद हलाक हो गए थे। इसके अलावा 2010 में ढाका में ही एक 4 मंजिला इमारत के मुनहदिम होने की वजह से 25 अफराद हलाक हो गए थे। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं नाते पाक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। नहीं होती ज़मन मेरा नहीं होता, ज़मीं मेरी नहीं होती, ज़मन मेरा नहीं होता, ज़मीं मेरी नहीं होती, ज़मन मेरा नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेरा नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेरा नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों, ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मेरा नहीं होता, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मेरा नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन
कफन मैला नहीं होता। गुलाब को चूम लेते हैं सहरनम शबनमी कतरे, गुलाब को चूम लेते हैं सहरनम शबनमी कतरे। नबी की नात सुन ले तो चमन मैला नहीं होता। नबी की नात सुन ले तो चमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें। पहन ले प्यार जो उनका, पहन ले प्यार जो उनका, बदन मैला नहीं होता। पहन ले प्यार जो उनका, बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नबी का दामने रहमत पकड़ लो ए जहां वालों। नबी का दामने रहमत पकड़ लो ए जहां वालों। रहे जब तक ये हाथों में चलन मैला नहीं होता। रहे जब तक ये हाथों में चलन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं नाज़ा तो नहीं फन पर, मगर नासिर ये दावा है। मैं नाज़ा तो नहीं फन पर, मगर नासिर ये दावा है कि सनाए मुस्तफा करने से, सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता। सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता। بدي منك ما تحرمني، لبي اللي فيها تعذبني.
विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है।